अब आगे चलते हैं। तो कुछ हम लोग सर्कुलर के कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे हैं ना, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। जैसे मान लो मुझे नहीं पता सर्कुलर का लेक्चर कौन सा है ये, लेकिन जो भी होगा शायद 13वां है ना। तो ये पहला पेज है और मान लो एक क्वेश्चन करते हैं ऐसे कि ये कोई ऐसा ड्रम्स है, बहुत बड़ा सा ड्रम, इसमें एक आदमी है, ठीक है, उसको से टिका दिया। अब इस दीवार का और आदमी का कुछ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं हुआ। सोचो कि आप इसे घुमा रहे हो, ठीक है। अब अगर आप इसे घुमाते हो तो घुमाने से क्या होगा, आप इसे घुमा रहे होगा, सोचो अगर बहुत तेज घुमाओगे, बहुत तेज बहुत तेज बहुत तेज बहुत तेज, तो एक ऐसा टाइम आएगा कि अगर आप इसको हटा भी लो ना तो ये आदमी टिके रहेगा। सोच के देखो, अगर आप इसको हटा भी लो तो भी आदमी टिके रहेगा, ठीक है, समझ सकते हो। ये सेम वैसे जैसे मौत के कुएं में गाड़ी चलती है, ठीक है ना, तो वो मौत के कुएं घूमती रहती घूमती रहती घूमती रहती है, ठीक है ना, ठीक है, तो नीचे नहीं आती वो, ठीक है। जैसे मान लो ये ठीक ऐसे ही कुछ ऐसे दिख रहा है, नहीं दिख रहा, दिख रहा है। ये कार भी चल रही है जिस सड़क चल रही है, ऊपर आदमी खड़े हैं, ये भाई साहब ने बैग भी ऊपर कर लिया। आगे छोड़ दी भाई गलत। तो वो भी ऐसा ही है कि बेसिकली उसमें आदमी घूम रहा है, ठीक है ना, वो दीवार रुकी हुई है, इसमें दीवार घूम रहा है इसीलिए आदमी घूम रहा है, ठीक है ना। तो ये स्टैंड है, तो अगर ओमेगा से घूम रहा है तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि मिनिमम ओमेगा सो दैट पर्सन रिमेन्स at his place even when the stand is removed। स्टैंड हटाने के बाद भी पर्सन अपनी प्लेस पर है, ठीक है ना। बहुत तेज घुमाओगे तो अपनी जगह रहेगा। देखो दोनों एक ही चीज़ है ना, उसमें कार चल रही है या बाइक चल रही है ना, दीवार स्टेशनरी है, इसमें दीवार चल रही है इसलिए आदमी स्टेशनरी, दोनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना। फ़र्क क्यों नहीं, कैसे नहीं समझाया तो मैं आपको। तो बेसिकली एक्चुअली हो क्या रहा है कि ये घूम रहा है, आदमी का स्टैंड हटा दिया अपन ने, और ये बहुत तेज घूम रहा है, ठीक है ना, तो ये बहुत तेज घूम रहा है, ठीक। अब क्या हुआ कि यहाँ पर एक बेसिकली इस पर एक नॉर्मल लगा, ठीक है। अब अगर ये घूम रहा है और इसमें नीचे एम जी लग रहा है और ये एम जी इसको नीचे खींचा, उसको टिका के कौन रख रहा है, म्यू वन। तो मिनिमम के मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन लगा दी म्यू वन, ठीक है। अब ये भी सर्कल में घूम रहा है, मान लो इसका रेडियस कुछ आर है, ठीक है। तो नेचुरल सी बात है कि अगर इस सर्कल में घूम रहा है तो इसका एक्सेलरेशन इधर है, और अगर एक्सेलरेशन इधर है ना, तो ये रेडियल एक्सेलरेशन है, तो फोर्स परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। इसका मतलब एम जी कितना हो गया, म्यू एन हो गया, ठीक है। अब नेट फोर्स बराबर एम ए, अब नेट फोर्स कितना हो गया इस पर, नेट फोर्स इस पर हो गया नॉर्मल, बराबर एम ए कितना हो जाएगा, रेडियल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। अगर मैं इस एन की वैल्यू यहाँ रख दूँ तो इस ये एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम जी बाई म्यू। तो एम जी बाई म्यू इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, एन से एम कट गया आपके पास, तो इसका मतलब ओमेगा कितना हो जाएगा, जी बाय म्यू आर का रूट, ठीक है। तो जितना म्यू ज़्यादा होगा उतना धीमे घुमा के काम चल जाएगा, जितनी रफ सरफेस उतना धीमे धीमे घुमा के काम चलेगा। ऐसे जितना रेडियस ज़्यादा होगा, ठीक है ना, उतना धीमे घुमा के काम चल जाएगा, मतलब उतना ओमेगा कम रखना पड़ेगा, ठीक है।
सेम अगर यहाँ पे मान लो कि एक बाइक घूम रही होती तो भी इक्वेशन सेम होती, बाइक भी घूमती तो एक नॉर्मल लगता है, एक म्यू1 लगता है, एक mg लगता है, बिल्कुल सेम, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन मान लो ये है कि एक बाल्टी है, ठीक है, उस बाल्टी से एक रस्सी लगा के आप क्या कर रहे हो, घुमा रहे हो, ठीक है, सही। तो क्वेश्चन ये है कि v बराबर कितना, सो दैट वाटर डज नॉट स्पिल एट हाईएस्ट पॉइंट। इसकी वेलोसिटी कितनी होगी ताकि हाईएस्ट पॉइंट पे वाटर स्पिल ना करे, मतलब नीचे ना गिर जाए, ठीक है। अब इस सवाल को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, और मान लो कि रेडियस ये आर है सर्कल का, है ना, तो क्या करते हैं अपन, है ना, कि अपन एक बार केवल बाल्टी का डायग्राम देख लेते हैं। जैसे कि मान लो बाल्टी में जो पानी है, इस पानी पे बेसिकली क्या है कि इस पानी पे एक mg लग रहा है हाईएस्ट पॉइंट, और एक ये जो बेस है उसका एक नॉर्मल लग रहा है, ये घूम रहा है, तो नेट फोर्स बराबर है। अब इसका एक्सेलरेशन रेडियल है, तो mg प्लस नॉर्मल बराबर मास इंटू रेडियल एक्सेलरेशन, ये तो होगा सेंटर की तरफ फोर्स। अब जो रेडियल एक्सेलरेशन है आपके पास क्या होगा, v² बार। अब सोचने की बात क्या है कि देखो, अगर वो बेस के कांटेक्ट में है तो एक नॉर्मल है, और अगर कांटेक्ट में नहीं है तो नॉर्मल नहीं है, सिंपल सी बात है, आप समझना इस चीज़ को। अगर वो भाई देखो, अगर वो गिर जाता है पानी से मतलब नॉर्मल नहीं है, और नॉर्मल है तो इसका मतलब बेस के कांटेक्ट में। तो फॉर बीइंग इन बकेट, अगर वो बकेट में है तो नॉर्मल 0 से बड़ा होगा, तो नॉर्मल कितना हो गया, mv² बाय r माइनस mg इज ग्रेटर देन 0। नॉर्मल हो गया mv² बाय माइनस mg, तो इसका मतलब क्या होगा, mv² बाय r जो होगा वो mg से बड़ा होगा, तो इसका मतलब v√rg से बड़ा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी √rg से बड़ी होनी चाहिए। तो कोई अगर बोले मिनिमम वेलोसिटी क्या होगी, तो मिनिमम वेलोसिटी आपके पास ये होगी √rg, ठीक है। और आगे चलते हैं भाई साहब, अगला मान लो क्वेश्चन है सिंपल सा, ये कोई सर्कुलर सा पाथ, ठीक है, किसी थीटा एंगल पे कोई गाड़ी चल रही है, आप समझना इस चीज़ को। अगर वेलोसिटी बहुत ज़्यादा तो कूद जाएगी, अगर वेलोसिटी कम है तो इस सरफेस के साथ चलेगी, हमेशा नहीं चलेगी, यहाँ से निकल ही जाएगी। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी तो वो जंप कर जाएगी, और थोड़ी कम है तो वो इस पॉइंट पे चिपकी रहेगी। तो मान लो यहाँ पे उसकी स्पीड v है, ठीक है, मान लो मिनिमम v टू रिमेन इन कॉन्टैक्ट, कम से कम v कितना होगा जिससे कॉन्टैक्ट में रहे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे नॉर्मल बनाते हैं, यहाँ पे कितना हो गया mg, ये थीटा ये भी थीटा। अब इसका सेंटर की तरफ जो कंपोनेंट हो गया वो कितना हो गया, mg cos थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, mg cos थीटा माइनस नॉर्मल, ये सेंटर की तरफ फोर्स है। अब mg cos थीटा माइनस नॉर्मल जो हो गया आपके पास कितना हो गया, mv² बाय r। अब यहाँ पे वही बात है कि अगर कांटेक्ट रहना है तो नॉर्मल 0 से बड़ा होना चाहिए, नहीं तो कांटेक्ट छूट जाएगा। सेम वही चीज़ है कि n जो होगा वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो n कितना है बच्चों आपके पास, mg cos थीटा माइनस mv² बार इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हो गया आपके पास, m से m कट गया, तो v² इज लेस देन √rg cos थीटा। तो v की वैल्यू √rg cos थीटा से कम होनी चाहिए, इसका मतलब यही v की मैक्सिमम वैल्यू। तो अगर वेलोसिटी इससे कम है तब तो आपको काम चल जाएगा, लेकिन अगर इससे ज़्यादा होगी तो वेलोसिटी तो वो कूद जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं हाईएस्ट पॉइंट।
अगर मैं हाईएस्ट पॉइंट की बात करूँगा तो आपके पास हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा, थीटा 0 हो जाएगा, ठीक है। दैट हाईएस्ट पॉइंट थीटा बराबर 0। इसका मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे जो मैक्सिमम स्पीड है कितनी हो जाएगी, आर जी कॉस थीटा की जगह कॉस 0 तो रूट आर जी हो जाएगी, ठीक है। तो मेरे पास जो मैक्सिमम स्पीड हाईएस्ट पॉइंट पर रूट आर जी, मतलब इस जगह अगर एक गाड़ी की वेलोसिटी रूट आर जी है ना से ज़्यादा है तो वो जंप कर जाएगी, ठीक। इससे ज़्यादा वेलोसिटी को जंप कर जाएगी, इससे कम होगी तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं तो आगे चलते हैं। तो चलो एक और सवाल करते हैं। मान लो कि क्या लेंथ की रॉड है और यहाँ पे एक डब्बा, बहुत छोटा डायग्राम, टेंशन मत लेना, अभी बड़ा इसको कर दो। और ये ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है, सही। और ये जो डब्बा है L इज वेरी वेरी ग्रेटर देन डब्बा की डायमेंशन। तो डब्बे की भी लंबाई चौड़ाई जो भी है उनसे L बहुत बड़ा है, ठीक है। ये सब कुछ ग्रेविटी फ्री स्पेस है। अब इस हम डब्बे की बात करते हैं। ये डब्बा जो है वो ऐसे, ये मास मान लो m1 है और ये मास मान लो कितना है m2। मान लो m1 m2 से बड़ा है, ये घूम रहा है। तो ये घूमेगा तो शायद आप समझ पा रहे हो, शायद आप नहीं समझ पा रहे हो कि ये किसी ओमेगा से घूम रहा है। तो आप शायद समझ पाओ, शायद नहीं समझ पाओ कि उस केस में m1 नीचे आएगा, m2 ऊपर जाएगा। तो क्वेश्चन है कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ m1 एंड m2 विद रिस्पेक्ट टू बॉक्स। तो ये ए से नीचे आएगा, ये ए से ऊपर जाएगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। सोचो, देखो इसको एकदम से आपने गोल घुमा दिया तो वो इधर जाएगा, इधर जाएगा। तो आपको बताना है कि बॉक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, ये घूम रहा है तो m1 इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। बॉक्स के रिस्पेक्ट में इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, ठीक है। करना कुछ नहीं, बहुत सिंपल सवाल है। देखो ये एक्चुअली मतलब ये ए निकालना है आपको, ए बॉक्स के रिस्पेक्ट में। तो करना कुछ नहीं, देखो ऐसा है, आप इस बॉक्स के फ्रेम से देखो, अगर आप बॉक्स के फ्रेम से देखोगे तो बॉक्स जो है वो गोल घूम रहा है और बॉक्स का एक्सेलरेशन खुद किधर है, इधर है। कितना है, ओमेगा स्क्वायर एल। इसका एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर एल, इसका रेडियस एल है। तुम बोलोगे सर एल से ज़्यादा होना चाहिए, मैं बोलूँगा नहीं, एल ही मानना पड़ेगा क्योंकि एक्चुअली इसका डायमेंशन ना के बराबर दे रखा है। तो ये अगर 100 मीटर, अभी मान लो 10 सेंटीमीटर है, तो कहीं भी जाओगे उसका रेडियस 100 मीटर ही है। तो ये पूरे की डायमेंशन मतलब मैटर नहीं करती, आप इसका रेडियस हर चीज़ का एल ही मान सकते हो। तो इसका एक्सेलरेशन इधर हो गया, तो इधर क्या लगेगा, इधर लगेगा m1 ओमेगा स्क्वायर एल, इधर लगेगा m2 ओमेगा स्क्वायर एल। अब क्या हो गया कि ये एक तरह से हेड टू मोशन हो गई, यहाँ टेंशन, यहाँ टेंशन। अब ये जो है m1 ओमेगा स्क्वायर एल बड़ा है, ये छोटा है, तो ये इधर ले जाना चाह रहा है, ये इधर ले जाना चाह रहा है, तो वो क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है ऊपर, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, तो नेचुरल सी बात है कि वो चीज़ जो होगी वो इधर की तरफ चलेगी। अब एक्सेलरेशन निकालेंगे कैसे, अपन दोनों पे इक्वेशन लगा देते हैं। तो अगर हम m1 पे इक्वेशन लगाएंगे तो कितना होगा, m1 ओमेगा स्क्वायर एल माइनस टी बराबर m1a। और अगर मैं m2 पे इक्वेशन लगाता हूँ तो क्या होगा, t माइनस m2 ओमेगा स्क्वायर एल बराबर m2a, ठीक है। तो यहाँ से दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, m1 माइनस m2 ओमेगा स्क्वायर एल बराबर m1 प्लस m2 इंटू ए। ये कितना हो गया, m1 माइनस m2 ओमेगा स्क्वायर एल डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये कुछ नहीं, बेसिकली ये वैसे ही है जैसे हम लोग एनएलएम में क्या करते थे, नेट फोर्स बाय मास लिख देते थे। कैसे, जैसे कि मान लो नेट फोर्स क्या होगा, ये चला रहा है, ये रोक रहा है, भाई ये चला रहा है, ये रोक रहा है, तो नेट फोर्स हो गया m1 माइनस m2 ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई टोटल मास m1 प्लस m2। एटवुड मशीन में क्या था, बेसिकली एटवुड मशीन भी ऐसी थी, लेकिन एटवुड मशीन में ऐसा था, एटवुड मशीन में ऐसा था कि आपके पास ये होता था, दो मासेज होते थे m1 m2, ठीक है। अब यहाँ पे होता था m1 जी, यहाँ पे होता था m2 जी। अब एक्सेलरेशन क्या होती थी, m1 जी माइनस m2 जी बाई m1 प्लस m2। सेम ऐसे ही यहाँ पे जी की जगह ओमेगा स्क्वायर आ लगा, तो m1 ओमेगा स्क्वायर एल माइनस m2 ओमेगा स्क्वायर एल डिवाइड बाई m1 प्लस m2, काम खत्म।
ठीक है, अब बस हम एक आखिरी क्वेश्चन करके चैप्टर को यहाँ पे खत्म कर देंगे। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन पेज नंबर 5 है। क्वेश्चन ऐसा है कि कोई ग्रेविटी फ्री स्पेस है, ठीक है ना। अब ये एक रिंग है, सॉरी एक रॉड है, शुरू में इसको ओमेगा इनिशियल 0 है और इसको अल्फा कांस्टेंट से घुमाया जा रहा है, मतलब धीमे धीमे इसकी स्पीड बढ़ रही है। और यहाँ पे क्या हुआ है कि एक रिंग है, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, रॉड का या रिंग का, दोनों का ध्यान रखना। केवल रॉड का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कुछ नहीं होता, दो सरफेस का होता। तो अब आप इसे घुमाते जाओ बहुत तेज, तो ये रिंग एक टाइम पे इससे निकल जाएगी। ठीक है ना। आप ऐसा सोच सकते हो जैसे कि मान लो कि आप अपने हाथ पे क्या करो कि कोई एक ढीला सा कड़ा सा पहन लो, अब धीमे धीमे अपने हाथ को घुमाओ, तो घुमाओ ऐसे घूमते जाओगे तो एक टाइम पे कड़ा आपके हाथ से सरक जाएगा। सेम ऐसा ही है कि आफ्टर हाउ मच टाइम रिंग स्टार्ट्स स्लिपिंग ऑन रॉड, कितने टाइम के बाद रिंग रॉड पे स्लिप करने लग जाती है। तो अब हम क्या करते हैं, इस सवाल को रोटेटिंग फ्रेम से देखते हैं। ठीक है, तो हम फ्रेम ऑफ रिंग से देखते हैं। ठीक है, तो रिंग के फ्रेम से देखेंगे तो क्या होगा बच्चों कि ये जो रिंग है घूम रही है, तो इसके दो एक्सेलेरेशन एक्चुअली, एक रेडियल एक्सेलेरेशन घूम रही है तो, और एक टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। ठीक है, ये टू एक्सेलेरेशंस रेडियल एंड टेंजेंशियल। अगर आप रिंग के निगाहों से देखोगे घूम रही है ना, तो इसमें टेंजेंशियल भी, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन क्या होती है आर अल्फा, अब इसका रेडियस नहीं दे रखा जो भी है, ये होती है ओमेगा स्क्वायर। अब चक्कर क्या है कि इस पे अब इसको देखोगे दो एक्सेलेरेशन, दो सूडो लगेंगे, तो एक सूडो लगेगा बाहर सूडो कितना होगा एम रेडियल मतलब एम ओमेगा स्क्वायर आर, और इसका सूडो लगेगा, इसको सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं, और इसका सूडो लगेगा एम ए टी मतलब एम आर अल्फा। इसका कोई नाम नहीं है लेकिन आप इसको ए टी का सूडो बोल सकते हो, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन का सूडो। तो दो सूडो लगेगी एक ही। अब भाई रिंग के देखने से तो रिंग रेस्ट पे है, तो सीन फ्रॉम रिंग इज एट रेस्ट। रिंग के देखने से रिंग रेस्ट पर है, तो रिंग रेस्ट पर है तो क्या करें हम, रिंग की निगाहों से देखते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि ये रॉड है, ये रिंग है। ठीक है, तो इसका एटी इधर था तो एम ए टी यानी कि एम आर अल्फा इधर लग गया, और रेडियल इधर था तो एम ओमेगा स्क्वायर आर इधर लग गया। अब ये रिंग रेस्ट पर है ना, रिंग एट रेस्ट, तो कोई ना कोई बैलेंस कर रहा होगा। अब ये जो एम आर अल्फा इधर है इसको इसका नॉर्मल बैलेंस करेगा, नहीं तो रॉड तोड़ के नीचे आ जाएगा, और इसको फिसलने से कौन बैलेंस करेगा, फ्रिक्शन। तो मैक्सिमम पूछा है, नहीं टाइम पूछा है किस टाइम फिसलेगी, तो जब फिसलने वाली होगी तो लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, अब करना कुछ नहीं, नॉर्मल को एम आर अल्फा कर दो और म्यू एन को एम ओमेगा स्क्वायर आर कर दो, कुछ नहीं करना, इस एन की वैल्यू यहाँ रख दो, तो यहाँ से कितना हो गया म्यू एम आर अल्फा बराबर एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम आर कट गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, म्यू अल्फा बराबर ओमेगा स्क्वायर। अब देखो भाई, अब हमको टाइम निकालना है, तो मुझे पता है कि अगर अल्फा कांस्टेंट होता है, इफ़ अल्फा बराबर कांस्टेंट, तो ओमेगा फाइनल बराबर ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी होता है, ओमेगा इनिशियल 0 है तो अल्फा टी हो गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, म्यू अल्फा बराबर ओमेगा की जगह अल्फा टी लिख देंगे, यहाँ पे स्क्वायर आ गया, तो अपने पास हो गया म्यू अल्फा बराबर अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर, एक अल्फा कट गया, टी कितना आ गया म्यू बाय अल्फा का रूट। कितने टाइम बाद वो स्लिप करने लग जाएगी। ठीक है, तो बस इस चैप्टर में इतना ही पढ़ाऊँगा मैं। ठीक है, इसके अलावा जो दिखे आप लोग देख लेना। ठीक है, सूडो फूडो लगा लेना, जो करना है कर लेना, ये चैप्टर आप कर सकते हो। और एक छोटी सी और ध्यान दिला दूँ मैं आपको, कई बार ऐसा आ जाता है कि एक्सेलरेशन ऑफ मून अराउंड अर्थ कितना है। देखो भाई, अर्थ के आसपास मून चल रहा है ना, ये अर्थ है ये मून है।
अब इसका जो एक्सेलरेशन अगर कभी निकालने को आया तो सिंपल सी बात है कि इसका रेडियल एक्सेलरेशन है, इसकी स्पीड कांस्टेंट ही होती है। ये ओमेगा स्क्वायर हो गया, ओमेगा कितना होगा 2π/t, आर ये दूरी होगी, ठीक है। अब मान लो धरती का, मान लो कि मून का टाइम पीरियड मान लो 27 दिन है, जो भी हो, 27 × 24 × 60 × 60 कर देना, ये टी आ जाएगा। रेडियस धरती से दूरी दे रखी होगी, तो डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ कर देना। तो ऐसे कुछ भी आ जाए, धरती का, चांद का, सूरज का, किसी का भी टाइम पीरियड, तो आप निकाल सकते हो। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।